हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव बंसल विद यू ऑल अगेन। जैसा कि हम लोग 11th क्लास का लेक्चर भी बोर्ड पर स्टार्ट कर चुके हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टार्ट कर चुके थे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारा चैप्टर एक एंड की तरफ बढ़ चुका है। बेसिकली हमने लीफ के बारे में पढ़ लिया है, स्टेम के बारे में पढ़ लिया है, रूट के बारे में पढ़ लिया है और फ्लावर का भी हमने एक पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। तो फ्लावर के हमारे ये लेक्चर 3 पोर्शन में खत्म होने वाला है, क्योंकि फ्लावर में हमें बहुत सारी चीजें जाननी है मॉर्फोलॉजी के बारे में। बट यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही पोर्शन अभी खत्म किया है। अब हम आज अपना दूसरा पोर्शन खत्म कर रहे हैं, जिसमें हम छोटी सी बातें जो थोड़ी बहुत रह गई थी हमारी लास्ट लेक्चर में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं एस्टिवेशन, जिससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बार बार बता रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी से सिर्फ ज्यादातर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा नहीं है। चाहे नीट हो चाहे आपका एकेडमिक हो, 11th क्लास में ये चैप्टर सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स के लिए बेस्ड है। इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी बात मिस हो गई थी। एक कंडीशन मैंने आपको बताने से रह गई थी। दो कंडीशन हमारे सामने आती है। एक कंडीशन होती है ब्रैक्टिएट एंड द अदर कंडीशन इज इब्रैक्टिएट। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए जरूरी है कि आप जाने ब्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो अगर मैं ब्रैक्ट्स की बात करता हूं तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया, दिस इज द थैलेमस। ये वो पोर्शन है जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर सेटअप हो रखा है, या इसको हम रिसेप्टिकल भी बोल देते हैं। तो ये अगर हमारा थैलेमस है, तो ये जो पेडिसिल है, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। पेडिसिल से जो दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो जाते हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपके कहलाते हैं ब्रैक्ट्स। ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? आपके ब्रैक्ट्स कहलाते हैं। तो अगर किसी फ्लावर में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो फ्लावर आपका कहलाएगा ब्रैक्टिएट। ध्यान से समझिएगा। बट अगर किसी फ्लावर में ये स्ट्रक्चर एब्सेंट है, हम कह देंगे कि भाई ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो फ्लावर क्या कहलाएगा? इब्रैक्टिएट। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम आगे इस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं और जब हम किसी भी फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फैमिली में आपका ये जानना जरूरी है कि ब्रैक्ट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है या नहीं है। अगर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर कंडीशन लिखी जाती है बी आर, और अगर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते तो वहां पर कंडीशन लिखी जाती है ईबीआर। ये आपको आगे समझ में आ जाएगी दोनों कंडीशन, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज अगर यहाँ पर बताई जा रही है तो वो ऐसा नहीं कि मिस हो जाएगी, आगे चल के उसको आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मिस कर दिया था, इसलिए आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। ब्रैक्ट्स और इब्रैक्टिएट कंडीशन दोनों मैंने आपको समझा दी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है और वो क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चा उसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है कि हमसे पूछा क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अरेंजमेंट ऑफ कोरोला एंड कैलिक्स। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोरोला और कैलिक्स की पोजीशन के बेस पर हमने फ्लावर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला विद रिस्पेक्ट टू द थैलेमस या विद रिस्पेक्ट टू द रिसेप्टेकल, कि जो रिसेप्टेकल है उसके बेसिस पर कैसे कैलिक्स और कोरोला उसके ऊपर रखा है, ये जानते हुए हमें ये बताना है कि फ्लावर आपका कितने टाइप का है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं आपको कि ये थैलेमस क्या है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा, दिस इज द पोर्शन, ये थैलेमस है, और ये जो छोटा सा स्टॉक है जिससे फ्लावर अटैच होता है, इट इज नोन एज पेडिसिल। इसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसिल बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर आपका क्या है? थैलेमस है। ये स्ट्रक्चर क्या है? थैलेमस। ये इसका दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हैं, रिसेप्टिकल। जितना ज्यादा आप बार बार पढ़ेंगे टॉपिक्स को उतना ज्यादा आपको क्लियर होंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये इतने वर्ड्स हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं बायोलॉजी में, आपको पता ही है। तो ये सारे वर्ड्स आप जितना पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, आपके लिए ही बेनिफिशियल है और किसी को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि नीट में ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ज्यादातर कंडीशन में यही देखा गया है कि 90% सिलेबस जो है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो जितना एनसीईआरटी को पढ़ने की आप आदत डालेंगे अपने अंदर, उतना ही आपका बेनिफिट होने वाला है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर छोटी सी लाइन लिख रहा हूं, बेस्ड ऑन द पोजीशन of calyx as well as corolla on thalamus, कि थैलेमस के ऊपर कैलिक्स और कोरोला की पोजीशन के बेसिस पर हमने फ्लावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला आता है आपका हाइपोगाइनस, उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है आपकी पेरिगाइनस, और उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है आपकी एपिगाइनस। ये 3
कैटेगरी में हमने फ्लावर को डिवाइड कर दिया है। ध्यान से समझिएगा कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 3 कैटेगरी में। सबसे पहला हाइपोगाइनस, उसके बाद पेरिगाइनस और उसके बाद एपिगाइनस। तो ये 3 हम जानने वाले हैं क्या क्या कंडीशन है, कैसे कैसे हम इसको जज कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इजी है, आपको एकदम समझ में आने वाला है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। डायग्राम बनाया मैंने और आपको एकदम समझ में आ गया। सबसे पहले कंडीशन उठा रहे हैं कौन सी, हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस कंडीशन में मैंने आपसे कहा इफ दिस इज द थैलेमस, ये आपका थैलेमस है, ये क्या है, थैलेमस है, और यहाँ पर ही आपकी ओवरी प्लेस हो रखी है। क्या प्लेस हो रखी है, ओवरी प्लेस हो रखी है ऑन थैलेमस। ये थैलेमस के ऊपर आपकी क्या प्लेस हो रखी है, ओवरी प्लेस हो रखी है, इसके ऊपर, थैलेमस के ऊपर। ये मैंने ओवरी बनाई और ओवरी यहाँ पर किसके ऊपर प्लेस हो रखी है, थैलेमस के ऊपर। गॉट इट। अब अगर ओवरी यहाँ पर थैलेमस के ऊपर है और बाकी जितना भी फ्लोरल मेंबर है, चाहे वो आपका एंड्रोशियम है, चाहे वो कैलिक्स है, चाहे वो कोरोला है, तीनों कंडीशन जानिएगा। ये थैलेमस है, ये मैंने आपसे कहा ओवरी है। तो ये जो तीनों बाकी के वर्ल्स हैं, जो बाकी के फ्लोरल मेंबर्स हैं या फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, ये कहां से अराइज हो रहे हैं, बिल्कुल इसके नीचे से अराइज हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो ओवरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओवरी की, उसकी पोजीशन कैसी है, सुपीरियर है। कैसी है, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर बैठी है, बाकी के फ्लोरल मेंबर्स इसके नीचे हैं। अगर ओवरी सबसे ऊपर बैठी है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, सुपीरियर ओवरी। क्या कहलाएगी, सुपीरियर ओवरी। और इस टाइप के फ्लावर को आप क्या बोलने वाले हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हाइपोगाइनस। तो आपको एनसीईआरटी बेस यहाँ पर 3 एग्जांपल में बताने वाला हूं, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। 3 कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला आता है चाइना रोज, जो कॉमनली आसपास देखने के लिए मिलता है। मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, सरसों, और उसके बाद ब्रिंजल। ये 3 एग्जांपल आपके सामने है, किसके, सुपीरियर ओवरी एज वेल एज हाइपोगाइनस फ्लावर। कौन सा फ्लावर है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, और ओवरी कैसी है यहाँ पर, सुपीरियर है। तो आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पेरिगाइनस कंडीशन। अब मैंने आपसे क्या कहा, इफ दिस इज द ओवरी, ये क्या है, ओवरी है, और ये आपका ओवरी के नीचे आ जाता है थैलेमस। क्या आ जाता है, थैलेमस। तो कंडीशन क्या कह रही है कि ये हमारा मेन रिम है जिसके ऊपर ओवरी रखी है। अगर इस कंडीशन में मैं आपसे ये कहूं कि ना तो इससे बहुत ज्यादा ऊपर और ना ही इससे नीचे, कहने का मतलब यह है कि इसके सेम लेवल पर बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ना तो ओवरी के बहुत ज्यादा ऊपर हम जाएंगे, ना ही ओवरी के बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे। जैसे हाइपोगाइनस में यहाँ पर हम नीचे चले गए थे, यहाँ पर ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। तो कंडीशन क्या बन के आ रही है हमारे सामने कि बिल्कुल ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि इन द पेरिगाइनस कंडीशन द अदर मेंबर्स दैट इज कोरोला एंड कैलिक्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, बिल्कुल सेम लेवल पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ओवरी की पोजीशन आपकी हो जाएगी हाफ इंफीरियर। ओवरी की पोजीशन क्या हो जाएगी, हाफ इंफीरियर, और फ्लावर क्या कहलाएगा आपका, पेरिगाइनस फ्लावर। यहाँ पर फिर से आपके सामने 3 एग्जांपल आते हैं, प्लम, रोज एंड पीच। यहाँ पर 3 एग्जांपल आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहला आता है प्लम, उसके बाद आता है रोज, और उसके बाद आता है पीच। तो ये 3 एग्जांपल आप याद कर लेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है आपको। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार रिमाइंड अप करा देता हूं, सुपीरियर ओवरी याद रखिएगा, यहाँ पर ओवरी की पोजीशन कैसी है, सुपीरियर, और यहाँ पर ओवरी की पोजीशन कैसी है, हाफ इंफीरियर। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरिगाइनस फ्लावर में ओवरी की कैसी पोजीशन होती है, आप बता देंगे हाफ इंफीरियर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी की पोजीशन कैसी होती है, आप बता देने वाले हैं सुपीरियर। लास्ट कंडीशन आ रही है आपके सामने, दैट इज एपिगाइनस। जस्ट हाइपोगाइनस का रिवर्स कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। आपने देखा थैलेमस था हमारा, आपने क्या देखा कि थैलेमस जो था वो कर्व होके ऊपर की तरफ आ गया, और यहाँ पर आपकी ओवरी प्रेजेंट है। यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट है, ओवरी। तो अब आप देख रहे हैं कि ओवरी तो ये प्रेजेंट है, और बाकी के फ्लोरल मेंबर यहाँ से अराइज होने वाले हैं। बाकी के फ्लोरल मेंबर कहां से राइज होने वाले हैं, यहां से राइज होने वाले हैं, और ओवरी आपकी ये आ गई। तो आप क्या देख रहे हैं, ओवरी बिल्कुल नीचे आके बैठ गई, और ये थैलेमस ने ऊपर की तरफ कर्व ले लिया, और इसके ऊपर ही आपके बाकी के मेंबर्स आ जाएंगे, दैट इज एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ओवरी की पोजीशन सबसे नीचे पहुंच गई है, यहाँ पर ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर बता रखी थी। तो अब जब यहाँ पर सुपीरियर थी तो यहाँ पर हमारा रिवर्स हो जाएगा, दैट इज इंफीरियर ओवरी। ओवरी कैसी हो जाने वाली है, इंफीरियर हो जाने वाली है। और यहां पर आपके सामने 3 एग्जांपल आने वाले हैं, 2 एग्जांपल, गुआवा ककंबर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर।
सनफ्लावर में जो एक फ्लावर होता है उसमें दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, एक तो रे फ्लोरेट्स होते हैं और एक डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं। जो आप एक कंप्लीट फ्लावर देखते हैं वो फ्लावर नहीं होता, उसके अंदर दो टाइप के फ्लावर होते हैं छोटे छोटे जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक तो रे मेंबर्स होते हैं और एक डिस्क मेंबर्स होते हैं। तो जो रे मेंबर्स हैं उसमें हमें ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है, दैट इज एपिगाइनस कंडीशन। तो ये वाला पोर्शन आपका यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है फाइनली। इसको एक बार रिवाइंड अप कर लीजिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से। फाइनली एक पोर्शन हम लोग अपना खत्म कर चुके हैं। जैसे कि हम एक पोर्शन खत्म कर चुके हैं तो हमने उसमें देखा कि हमारा टाइप्स ऑफ फ्लावर होता है एपिगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस। अब जो फ्लावर्स के पार्ट होते हैं उसमें दो तीन टर्म्स मुझे आपको और बतानी है, उसके बाद मैं आपको एस्टिवेशन बताने वाला हूँ। मैंने आपसे कहा कि सबसे बाहर जो वर्ग था उसको मैं क्या बोल रहा था, कैलिक्स बोल रहा था। सबसे बाहर के वर्ग को क्या बोल रहा था, कैलिक्स बोल रहा था। तो कैलिक्स हमारे इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। जो कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर होता है वो क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। तो इसके अंदर हमारी दो कंडीशन पाई जाती है कि अगर ये सेपल्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो रखे हैं, ये सेपल्स अगर आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो रखे हैं तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है गैमोसेपेलस। वो कंडीशन क्या कहलाती है, गैमोसेपेलस, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज यूनाइटेड या फिर फ्यूज। कोई सा भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनाइटेड भी कह सकते हैं और फ्यूज भी कह सकते हैं। अगर सेपल्स आपस में फ्यूज हो रखे हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से, मैंने कहा दिस इज वन सेपल एंड दिस इज अनदर सेपल, और ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, गैमोसेपेलस। और अगर ये फ्री है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीसेपेलस। कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीसेपेलस। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जस्ट सेम केस इन द केस ऑफ कोरोला, यही केस आपका कोरोला के केस में एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पेटल्स जो है, जो पत्तियां हैं, वो पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज हो रखी है तो कंडीशन कहलाएगी गैमोपेटेलस। कंडीशन क्या कहलाएगी, गैमोपेटेलस। और अगर एक दूसरे से फ्री है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीपेटेलस। बस वहां पर पेटल और सेपल चेंज हो गया है, बाकी वर्ड आपका पूरा सेम है। यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, यूनाइटेड, और यहां पर आ जाता है आपका फ्री, एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं हो रहा। तो ये चारों कंडीशन आपको याद रखनी है। सेपल में आपको पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूं क्या प्रोटेक्शन कराता है, क्या कराता है, प्रोटेक्शन कराता है बर्ड स्टेज में जब फ्लावर होता है। और पेटल्स के बारे में बताता हूं, इसका क्या है फंक्शन, अट्रैक्शन, इंसेक्ट्स का अट्रैक्शन कराना जिससे कि पॉलिनेशन हो सके किसी भी फ्लावर में। तो ये बेसिक सी चीज आपको मैंने फिर से बता दी है, रिमाइंड अप करा दिया है। अब आज के लेक्चर का हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एस्टिवेशन। छोटा सा टॉपिक है, एकदम समझ में आने वाला है आपको एस्टिवेशन के बारे में, बट अभी सिर्फ इसको इतना मैंने समझा दिया है। इसको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज आपके पास नोट फॉर्म में अवेलेबल करानी है तो वीडियो को पॉज करिएगा और वहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको नोट्स भी वहीं पर मिल जाएंगे हाथों हाथ। तो लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एस्टिवेशन। छोटा सा टॉपिक है, आपको एकदम समझ में आने वाला है, दैट इज एस्टिवेशन। देखिए क्या कंडीशन है, मैंने आपसे कहा कि हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं कि एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला अरेंज कैसे हो रखे हैं, आपस में एक दूसरे से उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो यहां पर आप समझिए, मैंने आपसे कहा कि जो कैलिक्स है या करोला है वो फ्लावर के अंदर कैसे अरेंज हो रखे हैं, उनके अरेंज होने का पैटर्न कैसा है, वही फेनोमेना जो है वो आपका क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। कि जो फ्लोरल मेंबर्स हैं, जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, वो कैसे अरेंज हो रखे हैं, वही आपका जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। एस्टिवेशन कहलाता है, और दोनों के केस में सेम कंडीशन एग्जिस्ट करती है, चाहे सेपल हो चाहे पेटल हो। दोनों के कंडीशन में हम ये जो चार टाइप का एस्टिवेशन पढ़ने वाले हैं, इससे ही आपका काम बन जाएगा। सबसे पहला आते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। कौन सा एस्टिवेशन आता है सबसे पहला, वेलवेट एस्टिवेशन। तो वेलवेट एस्टिवेशन क्या कहता है कि जो आपके फ्लोरल मेंबर्स हैं, जो आपके फ्लोरल मेंबर्स हैं, these are arranged in such a pattern that they are just touching each other at the margins. मार्जिन्स पर बस एक दूसरे को हल्का सा टच कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं देखने के लिए मिल रही है आपको। क्या कंडीशन है कि अगर फ्लोरल मेंबर्स, ये जो फ्लोरल मेंबर मैंने बनाया है, ये सेपल भी हो सकता है और पेटल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सेपल भी हो सकता है और पेटल भी हो सकता है। सिर्फ अगर आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, एक मार्जिन पर ओवरलैपिंग देखने के लिए मिल रही है, तो इस कंडीशन में ये एस्टिवेशन क्या कहलाता है, वेलवेट एस्टिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेलवेट एस्टिवेशन। जैसे कि आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, कैलोट्रोपिस के अंदर। किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, कैलोट्रोपिस। याद रखिएगा एग्जांपल, वेलवेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन द केस ऑफ प्लांट कैलोट्रोपिस। कौन से प्लांट में पाया जा रहा है, कैलोट्रोपिस में पाया जा रहा है। कौन सा एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन। याद रखेंगे, सिर्फ मार्जिन्स पर टच हो रहा है, देयर इज नो ओवरलैपिंग।
सिर्फ मार्जिन पर कांटेक्ट है हल्का बहुत, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो इस टाइप का क्या कहला रहा है एस्टिमेशन, वेलवेट एस्टिमेशन कहला रहा है। दोनों की कंडीशन में यही चीज एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो पेटल हो चाहे सेपल हो, आपको दोनों की कंडीशन में याद रखना है कि वेलवेट एस्टिमेशन है तो किस में पाया जा रहा है, कैलोट्रॉपिस में पाया जा रहा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकंड टाइप ऑफ एस्टिमेशन, दैट इज ट्विस्टेड। कौन सा एस्टिमेशन आता है, ट्विस्टेड। अब आपको कुछ नहीं करना है, सपोज दिस इज ए फ्लावर, आपने क्या किया, ये फ्लावर है और ये इसका पॉइंट है, आपने उसको पकड़ के हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, आपने उस फ्लावर को पकड़ के हल्का सा क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। तो जैसे ही आप ट्विस्ट करते हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग जाती है, सारी की सारी जो लीव्स है एक दूसरे के ऊपर क्या करने लग जाएंगी, यहाँ पर ओवरलैप करने लग जाएंगी। और आपको कंडीशन देखने के लिए मिलेगी कि एक सेपल का एक पॉइंट तो दूसरी सेपल के नीचे होगा और दूसरा पॉइंट दूसरी सेपल के ऊपर होगा। आप सब में देख रहे हैं कि एक पॉइंट नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, ट्विस्टेड कहलाएगी। और कौन सा एस्टिमेशन कहलाएगा, ये ट्विस्टेड एस्टिमेशन। क्या कहलाएगा, ट्विस्टेड एस्टिमेशन। कौन सा एस्टिमेशन, ट्विस्टेड एस्टिमेशन। तो आपने क्या देखा कि एक पॉइंट तो जस्ट नीचे है और एक पॉइंट जस्ट ऊपर है। तो हमें दो तीन एग्जांपल यहाँ पर है, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन, दो तीन एग्जांपल को हमें देखने के लिए मिलता है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख दे रहा हूं, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। ये एग्जांपल हमारे सामने आके कौन सा एस्टिमेशन के, ट्विस्टेड एस्टिमेशन के, चाहे वो सेपल का केस हो चाहे वो पेटल का केस हो, दोनों कंडीशन में हमें यही देखने के लिए मिलता है क्या, कि जो हमारा ट्विस्टेड एस्टिमेशन है वो चाइना, लेडी फिंगर और कॉटन में पाया जा रहा है। क्लियर। तो फाइनली नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। तो दो हमारे खत्म हो चुके हैं, दैट इज वेलवेट एज वेल एज ट्विस्टेड। तो हमारे दो रहते हैं, दैट इज इम्ब्रिकेट, थर्ड वन इज इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट में कंडीशन आपने क्या देखने की मिलती है, जैसे कि यहाँ पर ट्विस्टेड में एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा था, क्या एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही थी, दूसरे के ऊपर वो अंदर की साइड आ रही थी, दूसरे में ओवरलैप कर रही थी, एक तरफ अंदर की साइड आ रही थी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ओवरलैपिंग तो होती है, ओवरलैपिंग होती है, बट देयर इज नो प्रॉपर पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग का कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता। कोई भी लीफ अंदर आ जाती है दोनों एंड से, तो कोई लीफ एक एंड से अंदर और एक एंड से बाहर, तो कोई लीफ एक एंड से ऊपर और एक एंड से बाहर। तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन, दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन is known as imbricate estimation. This type of estimation is known as imbricate estimation. दो एग्जांपल आपके पास, कैसिया और गुलमोहर, यहाँ पर दो एग्जांपल आपके पास आ रहे हैं, एक तो आता है कैसिया एंड द अदर एग्जांपल इज गुलमोहर। तो फाइनली आपका imbricate estimation खत्म हो जाता है। सेम कंडीशन बार बार बोल रहा हूं क्या, कि पेटल्स के केस में एज वेल एज सेपल्स के केस में, दोनों में एक ही कंडीशन है, चाहे आप इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन सेपल के केस में बात कर ले चाहे पेटल के केस में बात कर ले। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया कैसिया गुलमोहर, तो यहाँ पर मैंने आपको बार बार बता दिया कि कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग होगी बट देयर इज नो प्रॉपर पैटर्न। लास्ट आता है आज का आपका, दैट इज एस्टिमेशन वैक्सिलरी। कौन सा, वैक्सिलरी, फोर्थ टाइप का है, लास्ट है, थोड़ा सा हटके है। क्या इसमें ज्यादातर क्या देखने के लिए मिलता है कि जो लीव्स होती है फ्लावर में, पेटल्स होती है, सेपल्स होती है, वो 5 के मल्टीपल में होती है, 5 के मल्टीपल में होती है। और क्या देखने के लिए मिलता है, देयर इज वन लार्ज पैटर्न, एक सबसे बड़ी पेटल होती है, उसके बाद दो स्टैंडर्ड पेटल आती है और उसके बाद दो छोटी पेटल आती है और वो दोनों एक दूसरे से जॉइंटेड होती हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, सबसे बड़ी पेटल जिसको आप क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड। उसके बाद ये जो दो छोटी पेटल्स आपको दिख रही हैं, दीज आर विंग्स, और ये जो सबसे एंड में दो छोटी दिख रही हैं, दीज आर कील। इसको आप क्या बोल देते हैं, कील बोल देते हैं, और ये आपस में यूनाइटेड होती है। तो इस टाइप का एस्टिमेशन क्या कहलाता है, वैक्सिलरी। पेपिलियोनेशियस भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, पेपिलियोनेशियस। अदर नेम इज पेपिलियोनेशियस। दूसरा नाम क्या है इसका, पेपिलियोनेशियस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ी स्टैंडर्ड, उसके बाद दो विंग्स और उसके बाद एक कील। तो ये हमारे दो एग्जांपल है यहाँ पर, एक तो पी प्लांट में आपको देखने के लिए मिलती है और एक बीन में देखने के लिए मिलती है। क्लियर। तो दो एग्जांपल हमारे ये खत्म होते हैं। फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। एस्टिमेशन आपने कितने टाइप के पढ़े, 4 टाइप के पढ़े हैं। कौन कौन से, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो ये 4 टाइप के आपने एस्टिमेशन जाने हैं। 4 टाइप के एस्टिमेशन के मैंने आपको चारों के एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। हाथों हाथ आप एग्जांपल अपनी नोट फॉर्म में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जांपल ही पूछे जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस टाइप का एस्टिमेशन
क्या होता है, उसमें क्या देखने के लिए मिलता है नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है। बट ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो फाइनली फ्लावर का हमारा दूसरा लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में जानेंगे। तो ये लेक्चर आप ज्यादा से ज्यादा देखें, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुके हैं नीट के, क्लियर। और बाकी लेक्चर्स 12th की सीरीज भी हमारी संकल्प एकेडमी के पेज पर चल रही है, फिजिक्स की भी और बायोलॉजी की भी, और फिजिक्स की IIT जैम वगैरह के भी लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।